हेलो। फिर से मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में हमने देखा था ख्याति ख्याति की मीनिंग, ख्याति की डेफिनेशन को हमने देख लिया था। आज हम बात करने जा रहे हैं ख्याति के मूल्यांकन को प्रभावित करने वाले तत्व। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो ख्याति को प्रभावित करते हैं, जिसकी वजह से ख्याति की कीमत या तो ज़्यादा हो सकती है या कम हो सकती है। तो टोटल यहाँ पे 6 फैक्टर्स दिए गए हैं। बारी बारी से हम समझेंगे एक एक को। तो सबसे पहले है धंधे का स्वरूप। धंधे का स्वरूप किस प्रकार का है, उसकी वजह से ख्याति की कीमत कम या ज़्यादा हो सकती है। तो धंधे के स्वरूप में कौन कौन से पॉइंट आ सकते हैं। तो बिजनेस की बात किया जाए तो बिजनेस बहुत से प्रकार का होता है। ट्रेडिंग बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो सकता है, सर्विस प्रोवाइडर हो सकता है। तो धंधा जो है वो किस टाइप का है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी ख्याति की कीमत कितनी हो सकती है। लार्ज बिजनेस हो, स्मॉल बिजनेस हो, मीडियम साइज बिजनेस हो, तीनों की ख्याति अलग अलग होती है। अब बात करते हैं लार्ज बिजनेस की। तो जो बिजनेस लार्ज हो, बड़े पैमाने पे किया जाता हो, तो उसकी प्रॉफिट भी बहुत ही अधिक होती है, और जहाँ पे प्रॉफिट अधिक होगी उस बिजनेस की ख्याति अधिक होती है। मीडियम साइज बिजनेस की बात करें तो मीडियम साइज बिजनेस की प्रॉफिट लार्ज की कंपैरिजन में कम होती है, तो इस बिजनेस की ख्याति लार्ज बिजनेस की तुलना में कम होगी। और उसी तरह से अगर हम स्मॉल बिजनेस की बात करें तो स्मॉल बिजनेस की प्रॉफिट कम होती है कंपेयर टू लार्ज और मीडियम साइज बिजनेस। तो इन दोनों की तुलना में स्मॉल बिजनेस की प्रॉफिट कम होने से उसकी ख्याति की कीमत भी कम होगी। तो ये था धंधे का स्वरूप। सेकंड पॉइंट आता है धंधे का स्थान। अब धंधे का स्थान, लोकेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो ख्याति की कीमत को बढ़ा सकता है या घटा सकता है। सपोज मान लेते हैं कि मार्केट में 2 बिजनेसेस हैं, ABC लिमिटेड और XYZ लिमिटेड। ABC लिमिटेड मार्केट में इस जगह पे है जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है, जहाँ पे कस्टमर की संख्या बहुत है। XYZ इस जगह पे है जहाँ पे पॉपुलेशन कम है या कस्टमर की संख्या कम है। तो आप ही बताइए, अब दोनों बिजनेस में कस्टमर सबसे ज़्यादा खरीदी कहाँ करेंगे? ABC, ठीक है। XYZ उस जगह पे है जहाँ पे कस्टमर नहीं पहुँच पाते, या जिस बिजनेस के बारे में, जिस प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को मालूम नहीं होता। अगर कस्टमर को उस बिजनेस के प्रोडक्ट के बारे में मालूम नहीं होगा तो वो उसकी चीज़ वस्तु की खरीदी नहीं करेंगे या कम करेंगे। जिस बिजनेस के बारे में लोगों को ज़्यादा मालूम होगा, जिसके प्रोडक्ट को लोग ज़्यादा पसंद करेंगे, उस बिजनेस की प्रॉफिट अधिक होगी और उस बिजनेस की ख्याति भी अधिक होती है। तीसरा देखा हमने धंधे का वर्ष। धंधे का वर्ष कितने साल से, कितने समय से बिजनेस चल रहा है, उसके ऊपर ख्याति की कीमत डिपेंड करती है। जितने अधिक साल से बिजनेस चलेगा उतनी ही ख्याति अधिक होगी। जितने कम समय से बिजनेस चलेगा उसकी ख्याति उतनी ही कम होगी। कैसे? मान लेते हैं जैसे ये ABC कंपनी है जो मार्केट में पिछले 10 वर्षों से काम कर रही है, 10 वर्षों से अपना बिजनेस कर रही है। दूसरी कंपनी XYZ है जो अभी हाल में स्टार्ट हुई है, उसको स्टार्ट हुए 2 वर्ष हुए हैं। अब ABC कंपनी जो पिछले 10 वर्षों से काम कर रही है, तो 10 सालों से मार्केट में उसने अपना नाम कमाया हुआ है। लोग इस कंपनी के प्रोडक्ट को ज़्यादा जानते हैं, जिससे इसका टर्नओवर या इसकी बिक्री अधिक होती है। तो ABC कंपनी की प्रॉफिट भी अधिक होती है। XYZ अभी अभी मार्केट में आई है, 2 सालों से बिजनेस कर रही है, तो लोग इसके प्रोडक्ट को उतना नहीं जानते जितना ABC कंपनी के प्रोडक्ट को जानते हैं। XYZ कंपनी 2 साल से बिजनेस कर रही है, इसलिए मार्केट में शेयर उसका कम है, कस्टमर उसके प्रोडक्ट को बहुत ही कम जानते हैं, तो इस कंपनी की टर्नओवर यानी बिक्री बहुत ही कम होगी कंपेयर टू ABC कंपनी। इसलिए हम कह सकते हैं कि जिस बिजनेस की जो अवधि है वर्ष जितनी ज़्यादा होगी उस बिजनेस की ख्याति उतनी अधिक होती है।
नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। चौथा पॉइंट है बाजार की स्थिति। बाजार की स्थिति कैसी है? जिस मार्केट में हम बिजनेस कर रहे हैं उस मार्केट की स्थिति कैसी है, वो भी हमारे ख्याति को डिपेंड करते हैं। बाजार की स्थिति की बात किया जाए तो अगर हम उस बाजार में बिजनेस कर रहे हैं, समझ लिए कि जहाँ पे कोई कंपटीशन ना हो, एकाधिकार जैसे वातावरण हो, मोनोपोली हो। अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ उस मार्केट में जहाँ पे मेरी जैसी कोई दूसरी बिजनेस नहीं है, अगर उस मार्केट में मेरा एकाधिकार है, मोनोपोली जैसी सिचुएशन है जहाँ पे मेरा कोई प्रतिस्पर्धी नहीं है, कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, तो उस मार्केट में मेरा शेयर जो होगा बहुत ही ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से मेरी जो प्रॉफिट की कैपेसिटी होगी, प्रॉफिट कमाने की जो क्षमता होगी, वो बहुत ही ज़्यादा होगी। तो उस कंडीशन में मेरी ख्याति की कीमत, मेरी गुडविल की कीमत बहुत अधिक होगी। दूसरे मार्केट की बात की जाए, ऐसा मार्केट जहाँ पे बहुत ही कंपटीशन है, पूर्ण स्पर्धा जैसी स्थिति है, बहुत सारे बिजनेस आपस में कंपटीशन कर रहे हैं, तो वहाँ पे हर एक बिजनेस अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बेचने के लिए कंपटीशन करेगा। तो वहाँ पे ख्याति की कीमत जो है वो कम होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हम एकाधिकार नहीं बना सकते। कस्टमर को जो वस्तु पसंद आएगी, जिस दुकान से पसंद आएगी, उस दुकान से वस्तुएं वो खरीदेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है पांचवा, संचालकों की कार्यक्षमता। जो संचालक होते हैं, बिजनेस के मालिक होते हैं, बिजनेस के डायरेक्टर होते हैं, जो बिजनेस को कंडक्ट करते हैं, अगर उनकी कार्यक्षमता बहुत ही अच्छी हो, काम करने का जो तरीका हो, मेथड हो बहुत ही अच्छा हो, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी अच्छी हो, तो वैसे बिजनेस की प्रॉफिट अधिक होती है, वैसे बिजनेस की ख्याति भी अधिक होती है। तो संचालकों की कार्यक्षमता जितनी अच्छी होगी, उस बिजनेस की ख्याति उतनी अधिक होगी। अगर कार्यक्षमता कम है, डिसीजन पावर जो है वो उतनी अच्छी नहीं है, धंधे को आगे ले जाना, प्रॉफिट परसेंटेज को बढ़ाना, कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, अगर इन सभी चीज़ों की कमी है तो उस बिजनेस की ख्याति कम होती है। जिस बिजनेस में जो संचालक होते हैं कस्टमर को अट्रैक्ट कर पाते हैं, अपने प्रॉफिट परसेंटेज को बढ़ा सकते हैं, कस्टमर लॉयल्टी को बढ़ाते हैं, उस बिजनेस की ख्याति अधिक होती है। तो टोटल 5। अब नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट हम देखते हैं अन्य विशेष लाभ। अन्य विशेष लाभ मतलब कि बिजनेस ने और कोई लाभ हासिल किया हो, जैसे बिजनेस का कोई अपना एक ट्रेडमार्क हो, कॉपीराइट हो, बिजनेस ने कोई लाइसेंस ले रखा हो, तो इस तरह के बिजनेस की ख्याति बहुत ही अधिक होती है। क्यों? क्योंकि ऐसे बिजनेस मार्केट में बहुत जाने माने जाते हैं। लोग इस तरह के बिजनेस की वस्तुओं को ज़्यादा खरीदना पसंद करते हैं। दूसरी कोई बिजनेस जो नॉर्मल हो, तो वो बिजनेस इन बिजनेस की तुलना में कम प्रॉफिट कमाती है और कम ख्याति रखती है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि ऐसे कितने फैक्टर्स हैं। तो टोटल 6 फैक्टर्स हैं जो ख्याति को प्रभावित करते हैं, ख्याति की कीमत को कम कर सकते हैं, ख्याति की कीमत को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब हम तीसरा पॉइंट की बात करेंगे। तो तीसरा पॉइंट जो है वो है ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता। ख्याति का जो हम कैलकुलेशन करते हैं उसकी जरूरत क्यों होती है, ख्याति की गणना करना क्यों जरूरी है। तो टोटल 6 पॉइंट है, बारी बारी से हम समझते हैं कि ख्याति का कैलकुलेशन क्यों किया जाता है। जिसमें नंबर 1 है वर्तमान साझेदारों के लाभ हानि वितरण के प्रमाण में परिवर्तन हो। पार्टनरशिप यानी साझेदारी पीढ़ी की बात किया जाए तो अगर मान लेते हैं ABC एक साझेदारी पीढ़ी है जिसमें ABC 3 साझेदार है, पार्टनर है। इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:2:3 है। अगर ये पार्टनर ऐसा चाहते हैं कि उनका जो रेशियो हो 1:2:3 को चेंज करके इक्वल रेशियो में प्रॉफिट और लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं, तो जब लाभ हानि के वितरण के प्रमाण में परिवर्तन किया जाएगा उस समय ख्याति का यानी गुडविल का कैलकुलेशन
किया जाता है। क्यों? क्योंकि पहले जो रेशियो था 1:2:3 रेशियो था, उसमें हम देखें तो जो साझेदार सी, पार्टनर सी, उसका रेशियो ज़्यादा था, पार्टनर बी उसका रेशियो उससे कम था और ए का उससे कम था। यानी सबसे ज़्यादा प्रॉफिट सी को मिलता था, उसके बाद बी को, उसके बाद ए को मिलता था। अब यहाँ पे जब हम रेशियो चेंज करेंगे तो तीनों साझेदारों को समान प्रॉफिट मिलेगा। मतलब कि जो बी और सी साझेदार ज़्यादा प्रॉफिट पहले कमाते थे, अब वो नहीं कमाएंगे। क्यों? क्योंकि पहले उनको 3 हिस्सा मिलता था, अब सी को 1 हिस्सा मिलेगा। यानी सी ने क्या किया, अपने 2 हिस्से का सेक्रीफाइस कर दिया, त्याग कर दिया। उसी तरह बी जो पहले 2 हिस्सा प्राप्त करता था लाभ में, अब वो 1 हिस्सा प्राप्त करेगा, यानी कि उसने अपने 1 हिस्से को सेक्रीफाइस कर दिया। तो इस तरह से जब अपने लाभ को हम सेक्रीफाइस करते हैं तो गुडविल उसका वैल्यूएशन किया जाता है। दूसरा है नए साझेदार का प्रवेश। ए बी सी 3 साझेदार पहले से बिजनेस कर रहे हैं। मान लेते हैं कोई एक नया साझेदार डी है जो इसी बिजनेस में जुड़ना चाहता है, आना चाहता है। तो क्या ए बी सी साझेदार फ्री में उसको एडमिट करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि मान लेते हैं ए बी सी तीनों साझेदार पिछले 10 सालों से कोई बिजनेस कर रहे हैं। 10 सालों में उन्होंने बहुत ही सिचुएशन को फेस किया हुआ है, तेजी मंदी जैसे सिचुएशन को फेस किया हुआ है। स्ट्रगल करने के बाद में उन्होंने अपनी पीढ़ी को ऐसे मुकाम पे लाया है कि पीढ़ी अभी कंटिन्यू प्रॉफिट कमा रही है और अच्छी खासी प्रॉफिट कमा रही है। अब डी जो है नया नया है, मार्केट में आया हुआ है, उसके पास उतनी कैपेसिटी नहीं है कि खुद का कोई बिजनेस कर सके, इसलिए वो इनके साथ जोड़ना चाहता है। तो ए बी सी डी को अपने बिजनेस में पार्टनर बनाने के लिए बदले में कुछ मांगेंगे। हो सकता है पैसे मांगेंगे या पैसे के अलावा और कोई भी चीज मांग सकते हैं। तो कितना पैसा मांगना है, डी जो है इनको बदले में क्या देगा, वो किस पे डिपेंड करता है? ख्याति पे डिपेंड करता है। तो उस समय हम गुडविल यानी ख्याति का वैल्यूएशन करते हैं कि हाँ, इतने सालों से हम बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में हमारा इतना मान सम्मान, इतनी प्रतिष्ठा है, तो कितनी प्रतिष्ठा है उसकी हम एक वैल्यू निकालेंगे जो रुपए में होगी, जिसको हम ख्याति कहेंगे, और उस ख्याति में डी का शेयर कितना होगा। क्यों? क्योंकि जो प्रॉफिट एबीसी पहले बांटते थे, अब वो उसमें से डी को भी देना है, तो डी उनमें से अपना प्रॉफिट हासिल करेगा, तो बदले में डी को कुछ उनको देना पड़ेगा। वो क्या देना पड़ेगा? तो ख्याति का परसेंटेज एंड ख्याति का जो वैल्यू होगा वो देना पड़ेगा। इसलिए हम ख्याति की मूल्यांकन करते हैं। तीसरा है कोई साझेदार निवृत्त हो जाए। अगर ए बी सी ये तीनों साझेदार आपस में बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, अब उसमें से मान लेते हैं सी जो है निवृत्त हो जाता है, रिटायर हो जाता है या छोड़ के चला जाता है, तो अब सी का जो प्रॉफिट होगा वो कौन बांटेगा? ए और बी मिलकर बांटेंगे। यानी कि पहले जो ए और बी को मिलता था उससे ज्यादा मिलेगा, क्योंकि सी तो रहने वाला नहीं है। तो जब साझेदार निवृत्त हो जाता है, साझेदार रिटायर हो जाता है, उस समय हम गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं, ख्याति का मूल्यांकन करते हैं कि सी की जो हिस्से की ख्याति थी वो कितनी थी। वो ख्याति अब हम ए और बी आपस में बांटेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है किसी साझेदार की मृत्यु हो जाए। कोई साझेदार डेथ हो जाए, किसी साझेदार की मृत्यु हो जाए, उस समय हम ख्याति का मूल्यांकन करते हैं कि उसके हिस्से की ख्याति कितनी थी, वो हम निकालते हैं। नेक्स्ट आता है 5वां पॉइंट, साझेदारी पीढ़ी का कंपनी में रूपांतर हो। कोई साझेदारी पीढ़ी कन्वर्ट होना चाहती है किसमें? कंपनी में। जैसे मान लेते हैं ए बी सी एक साझेदारी पीढ़ी है, एक्स वाई जेड एक दूसरी साझेदारी पीढ़ी है। ये दोनों साझेदारी पीढ़ी आपस में कन्वर्ट होकर के एक कंपनी बनाना चाहती है। क्या बनाना चाहती है? कंपनी बनाना चाहती है, लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाना चाहती है। तो जब ये दो साझेदारी पीढ़ी आपस में आपस में मिक्स हो जाएंगी, आपस में मर्ज हो जाएंगी और कंपनी बनाएंगी, तो इस बिजनेस की जो भी प्रॉपर्टी होगी, असेट्स होगी, लायबिलिटी होगी, और इस बिजनेस की जो असेट्स और लायबिलिटी होगी वो दोनों आपस में मर्ज हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू हम निकालेंगे, एबीसी साझेदारी पीढ़ी की और एक्स वाई जेड की हम वैल्यू निकालेंगे कि इस बिजनेस की वैल्यू कितनी है, इस बिजनेस की वैल्यू कितनी है।
उसके बाद हम दोनों की ख्याति निकालते हैं और ख्याति के बाद में हम कंपनी बनाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट आता है साझेदारी पीढ़ी का संयोजन हो। साझेदारी पीढ़ी का संयोजन का मतलब होता है कि दो साझेदारी पीढ़ी आपस में मिक्स हो जाएंगी, मर्ज हो जाएंगी, लेकिन वो कंपनी नहीं बनाएंगी, वो एक साझेदारी पीढ़ी ही रहेंगी। तो यहाँ पे सेम चीज कि दोनों बिजनेस का हम गुडविल निकालेंगे, दोनों बिजनेस की गुडविल कितनी है, उसके बाद हम दोनों साझेदारी पीढ़ी को आपस में मर्ज करते हैं। तो टोटल 6 पॉइंट हमने देख लिया कि कौन से सिचुएशन में हमें गुडविल का मूल्यांकन करना जरूरी होता है, ख्याति की कैलकुलेशन करनी जरूरी होती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं ख्याति के मूल्यांकन की पद्धतियां। मेथड कितने हैं ख्याति का कैलकुलेशन करने के लिए, कौन कौन सी पद्धति यूज में ली जाती है। टोटल 4 मेथड है, 4 पद्धतियां हैं। ठीक है। बारी बारी से हम इसको देखेंगे, पहले हम समझ लेते हैं। पहली जो मेथड है औसत लाभ की पद्धति। कुछ वर्षों के लाभ को ध्यान में रख करके हम ख्याति की कीमत को निकालते हैं। अगर पिछले कई सालों का लाभ दिया हो, उन सभी वर्षों के लाभ को हम औसत लाभ में कन्वर्ट करते हैं, एवरेज निकालते हैं और उसके बाद हम ख्याति की गणना करते हैं। दूसरा है भारित औसत लाभ की पद्धति, जिसमें हम हर वर्ष के लाभ को भार देते हैं और फिर भारित औसत लाभ निकालते हैं। तीसरा है अधिक लाभ की पद्धति। चौथा लाभ के पूंजीकरण की पद्धति। लाभ के पूंजीकरण की पद्धति को फिर से 2 भागों में बांटा गया है, औसत लाभ का पूंजीकरण करना और अधिक लाभ का पूंजीकरण करना। औसत लाभ ये दोनों हो सकता है, औसत और भारित औसत लाभ हो सकता है, और अधिक लाभ का पूंजीकरण जो हमने तीसरे मेथड में देखा, तो ये पूंजीकरण की पद्धति है। तो टोटल 4 मेथड दिए गए हैं। अब हम एक एक मेथड को समझेंगे और उससे जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, सवाल दिए गए हैं बुक में, उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।